चलिए, सो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर एनपीओ का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था, जिसके अंदर में एनपीओ क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है, ये सब पार्ट आई गेस आपने इवेल्युएट कर लिया होगा अब तक। एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सब अकाउंट्स के बारे में बात होगी। Now let us move forward to what is receipt and payment account, what is income and expenditure account, and what do you do with this. एक बार तो शॉर्ट में यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, प्लस और माइनस, सिंपल फंडामेंटल ऑफ लाइफ। जहां जहां से भी कैश आएगा, ये वाला पार्ट हमारे लिए है बैलेंस बीडी का पार्ट, मतलब ये हमें प्रीवियस ईयर से मिला होगा। उसके बाद जो कैश आएगा, ये हमारी इनकम के फॉर्मेट में आ सकता है कैश। हम किसी एसेट को जब सेल कर देंगे तब आएगा कैश, और जब हम किसी लायबिलिटी को रेस करेंगे तब आएगा कैश। कैश इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। इनकम के बढ़ने पे कैश आता है, एसेट के कम होने पे कैश आता है, और लायबिलिटी के बढ़ने पे कैश आता है। पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो ओवरड्राफ्ट अगर है तो बीडी यहां आ जाएगा। उसके अलावा एक्सपेंसेस के होने पे कैश आता है, एसेट के बढ़ने पे कैश आता है, और लायबिलिटी के रीपे होने पे कैश जाता है, कैश जाता है, और लायबिलिटी के रीपे होने पे कैश जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं, ये सारे वो एसेट हैं जो जा रहे हैं, एक्सपेंसेस एसेट आ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और लायबिलिटी कम हो रही है। और इधर की अगर मैं बात करूं तो इनकम बढ़ रही है, एसेट कम हो रहे हैं, और लायबिलिटी बढ़ रही है, तो कैश आ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ये नहीं देखते कि कैश किस समय का है, कब आया, पहले का है, अभी का है, जब मर्जी का हो, बस आना चाहिए। चाहे वो पैसे हमें 3 साल पहले मिलने थे, अगर वो अभी भी मिल रहे हैं तब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। वेयरएज यहां से थोड़ा सा अलग अकाउंट होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो दूसरा नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बिजनेस के लिए पीएनएल होता है, वैसे ही एनपीओ के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। एनपीओ वर्क्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बिजनेस वर्क्स ऑन एनपीओ, तो पीएनएल अकाउंट। अगर आप इसके फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो डेबिट साइड पे सारे खर्चे हैं और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम है। एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम है वो सब्सक्रिप्शन है, बाकी सब तो सेकेंडरी इनकम है, आई गई। बिजनेस सर्वाइवल जो होता है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर कर रहा होता है। और ये सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं जो डेबिट में लिखे हैं यहाँ पर। जैसे वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ पर सरप्लस है जो नेट प्रॉफिट का काम कर रहा है, और डेफिसिट है जो नेट लॉस का काम कर रहा है। यहां तक की बात ओके? एक बार इस अकाउंट को देख लो। इस अकाउंट के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन हम अलग से पढ़ेंगे, और ये वाला जो पार्ट है सैलरीज वाला जो पार्ट है ये हम अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई नाम वाम अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग सा है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिए। ऑनरेरियम, अब यार क्वेश्चन तो बोल के पूछ लो। ऑनरेरियम का मतलब होता है किसी के सम्मान में दिए हुए पैसे। जैसे मान लीजिए गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट आए, अब आपके स्कूल ने डिसाइड करा कि आपकी फेलिसिटेशन सेरेमनी पे चीफ गेस्ट ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, और वो आए, 2 घंटे वहां बैठे, 2 घंटे बच्चों को अवार्ड दिया और 2 घंटे बाद चले गए। तो जब वो जाएंगे तो स्कूल उन्हें कुछ गिफ्ट देता है। वो जो गिफ्ट स्कूल उन्हें दे रहा है उसे ऑनरेरियम कहते हैं, किसी के सम्मान में दिए हुए पैसे। अच्छा नहीं लगेगा ना हम लिखेंगे वी पेड सैलरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, we will say we paid honorarium to the chief minister of Delhi. Honorarium is an expense. सही है?
अरे यार तुम सब एक से बढ़कर एक इनकम। सीएम को वेजेस दे दी? नहीं सर, आप सीएम को वेजेस नहीं दे सकते, आपको उसे ऑनरेरियम ही देना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है। बैलेंस शीट तो आई गेस आपको आती होगी। बैलेंस शीट के एक बार एसेट्स देख लीजिए, कोई नए एसेट्स नहीं है, और बैलेंस शीट लायबिलिटी देख लीजिए, कोई नई लायबिलिटीज नहीं है। बैलेंस शीट में जो पैसा बच जाता है उसे कैपिटल फंड कहते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको लायबिलिटीज गिवन होंगी, एसेट्स गिवन होंगे, जो नहीं गिवन होगा वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल फंड। यहां पर हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, यहां पर हम कैपिटल फंड वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। चलिए जी, ये एनपीओ का एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंट। इस बात को यहां से समझ लीजिएगा, वी टॉक अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नॉर्मल बिजनेस और एनपीओ में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। नॉर्मल बिजनेस सेल्स करता है और उसकी रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। एनपीओ क्योंकि चैरिटेबल होता है तो एनपीओ में कोई सेल्स नहीं हो सकती, एनपीओ में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही। तो जब एनपीओ में सेल्स नहीं हो सकती तो एनपीओ अपने सर्वाइवल के लिए फंड्स का यूज करता है। जैसे एनपीओ का मेन इनकम हो सकता है डोनेशन। अगर हम बात करें किसी मंदिर की, तो मंदिर के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, वो चढ़ावा जो मंदिर में आ रहा है, वो ट्रस्टीज जो मंदिर के बने हुए हैं वो उसको दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर लोग अपनी श्रद्धा से काम कर कर आते हैं, उसके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो कोई सामान नहीं बेच रहे। अब मेन फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये भी कोशिश करते हैं कि जो इनकम हाथ में आई है हम उसे बचा के रखें, और हर एक चीज के लिए हम अलग अलग पैसे जोड़ें। तो इसी अकाउंटिंग को हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमारे पास हर साल सरप्लस निकल के आता है, सरप्लस 1, सरप्लस 2, सरप्लस 3, सरप्लस 4, हर साल का कुछ सरप्लस निकल के आया, हम उस सरप्लस के अंदर क्या करेंगे, हम उस सरप्लस के अंदर से एक रिजर्व निकाल लेंगे, एक फंड तैयार कर लेंगे। हर सरप्लस से हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाएंगे, ताकि जिस काम के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं हम उस काम को अच्छे से कर सकें। अब यहां पर हमें देखना है कि रिजर्व या फंड बेसिकली करते क्या है हमारे लिए। तो वी डिवाइड दी फंड्स इनटू 2 कैटेगरीज। फंड्स प्राइमरली 2 कैटेगरीज के होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड इज कॉल्ड चलो इसको छोड़ के दूसरा लिख लेते हैं, जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड वो फंड है जो ऐसे ही किसी भी काम में यूज करा जा सकता है। स्पेसिफिक फंड वो फंड है जो किसी काम के लिए रखा जा रहा है। जनरल फंड का बेसिक एग्जांपल यहां पर है कैपिटल फंड। तो बिजनेस जो पैसा कैपिटल के नाम पे रख रही है, कैपिटल फंड के नाम पे रख रही है, वो जनरल फंड है जो कहीं भी यूज करा जा सकता है। स्पेसिफिक फंड ऑन द अदर हैंड कैन बी डिवाइडेड और कैन बी यूज्ड फॉर 2 बेसिक पर्पसेस। फंड्स फॉर एक्सपेंसेस और दूसरा है फंड्स फॉर एसेट्स। एक्सपेंसेस के लिए और एसेट्स के लिए फंड रखने पड़ते हैं। अब जैसे एक्सपेंसेस के फंड्स की बात करते हैं, हर साल अलग अलग जगहों पर रामलीला लगाई जाती है। जब अलग अलग जगहों पर रामलीला लगाई जाती है तो वो कौन ऑर्गेनाइज करता है रामलीला?
कोई एक पार्टी सारी रामला ऑर्गेनाइज करती है, सब अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे रामला कराते हैं? क्या मैं खुद से बात कर रहा हूँ? अलग अलग। तो आंसर देने में आफत आ रही है। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो 10 मिनट में खत्म करके छुट्टी कर दूंगा इसके लिए। तो अगर अलग अलग लोग हर साल रामला कराते हैं तो हम वो पैसा कहां से लाते हैं? रिजर्व, रिजर्व? मतलब फंड्स किसके बना रिजर्व? के रखते हैं। सर वो चंदा लेने मतलब जाते हैं ना। जो जी। पिछली रामलीला से प्रॉफिट हुआ होगा उसको लगाते हैं। तो पिछले रामला के प्रॉफिट को वो यहाँ लगा देंगे। डन। और कहां से लगा सकते हैं? सर चंदा। चंदा? हर बार पर्ची लेके घूमते रहते हैं वो, आप रामला के लिए चंदा दे दीजिए। तो अब उन्हें पता है कि रामला करवानी है, खर्चा होना है, तो या तो पिछले वाले से पैसे यूज कर लो या इस बार के नए पैसे रेज करो। तो ये है फंड फॉर एक्सपेंसेस। तो वो क्या करेंगे, वो स्पेशली फंड बना के रख लेंगे, रामलीला फंड, दशहरा फंड। अब ये क्या कर रहे हैं इस समय? ये क्या है? डोनेशन? हाँ जी सर, वो डोनेशन। अब बोल लो मुंह से यार, मुझे चैट खोल खोल के पढ़नी पड़ रही है, इसमें एक ही करके आती है, अलग अलग ऐसे नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई टूर्नामेंट कराना है, तो हमने उस टूर्नामेंट में प्राइजेस देने हैं, तो हमने एक नाम रख दिया, देयर इज ए प्राइज फंड। हर साल टूर्नामेंट होगा, हर साल प्राइजेस दिए जाएंगे, तो उसके लिए एक फंड बनाया गया, इसका नाम रखा गया प्राइज फंड। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, उस इवेंट के लिए फंड तैयार कर दिया गया। तो टेक्निकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंड्स की, तो यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम उन अलग अलग फंड्स की बात कर रहे हैं जो हमें खर्चे करने में मदद करता है। बट इन फंड्स को, इन खर्चों को करने के बाद हमारे को एसेट नहीं बनता। ये खर्चा होता है, खाए पिए सब हजम, फिर अगले साल फिर दोबारा पैसे इकट्ठे करो, फिर खर्च करो, फिर इकट्ठे करो, फिर खर्च करो। तो ये हर बार का एक चैलेंज है कि हर बार पैसे इकट्ठे करो, हर बार खर्च करो, हर बार इकट्ठे करो, हर बार खर्च करो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम कोई अच्छा तरीका ढूंढे जिससे कि हमें बार बार ये लड़ाई ना लड़नी पड़े। तो बार बार लड़ाई ना लड़नी पड़े, इस काम के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग यूज करें। तो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक फंड्स के अंदर, एक्सपेंसेस के फंड्स के अंदर, तो एक्सपेंसेस के फंड्स क्या कर रहे हैं, हम एक पैसा अलग से इकट्ठा करके रख रहे हैं जिससे कि हमारा खर्चा जो है वो निकलता रहे बार बार। और दूसरा है फंड्स फॉर एसेट। फंड्स फॉर एसेट होते हैं फंड फॉर बिल्डिंग। हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना, दैट्स कॉल्ड फंड फॉर एसेट। फंड फॉर एसेट और फंड फॉर एक्सपेंसेस में फर्क होता है। अब इस बात को समझने के लिए पहले मैं एक्सपेंस फंड की बात करूंगा। एक्सपेंस फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एसेट फंड एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स टॉक अबाउट फंड फॉर एक्सपेंसेस। आप मेरे ख्याल से ये बात जानते हैं कि ये एक साल है। इस साल की स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा होगा, ओपनिंग वैल्यू ऑफ द फंड। उस ओपनिंग वैल्यू ऑफ द फंड के अंदर हम डोनेशंस ऐड कर लेते हैं। तो जैसा इन्होंने बिल्कुल सही बताया, पिछली बार का कुछ पैसा बचा हुआ पड़ा था, वो ओपनिंग फंड हो गया। इस बार हमने नई डोनेशन इकट्ठी करी, वो ऐड कर दी गई। यहां तक की बात सही है। कई बार क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए रामला की बात करते हैं, तो अगर रामला ऑर्गेनाइज कराई जा रही है और ये सब काम करा जा रहा है, तो क्या वहां पर स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं? जो स्टॉल्स लगते हैं, क्या वो स्टॉल्स रामला वालों को इनकम देते होंगे? यस सर। तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट आ जाता है जिसे कहते हैं इनकम फॉर फंड या इनकम ऑफ फंड्स। फंड की खुद की इनकम भी हो रही है, तो जो भी इनकम वहां से जनरेट होगी वो सारा भी खर्चे पूरे करने का काम आएगी। इन सबका एक ही काम है, इन सबका काम है फंड के एक्सपेंसेस मीट करना। वो जो रामला वहां करवाने वाले हैं उसके खर्चे को पूरा करना। तो हमारे पास तीन तरह से पैसे आ सकते हैं।
पिछले साल का बचा हुआ पैसा, इस साल इकट्ठी करी हुई डोनेशन और उसी इवेंट से जनरेट करा हुआ रेवेन्यू। हमने कहा हमें क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराएंगे, लेटेस्ट से क्रिकेट मैच ऑफ बिहारी कॉलोनी वर्सेस भोलानाथ नगर। अब इस मैच को देखने के लिए कोई तो ऑडियंस आएगा, कोई स्पॉन्सर होगा, कुछ तो पैसा आएगा। तो ये सब क्या है, ये इनकम फॉर फंड है, ये इनकम जनरेट हो रही है फंड। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज नजर आती है मुझे। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि ये जो इनकम है या ये जो फंड है, ये जो फंड का बैलेंस है, या तो ये बड़ा होगा फंड के एक्सपेंसेस से। हमने इकट्ठे करे लेटेस्ट से 2,80,000 रुपए और एक्सपेंसेस में हमने पे करने हैं 2 लाख रुपए। तो वी हैव अ सरप्लस अमाउंट ऑफ 80,000 रुपीज। अब इस 80,000 का क्या करेंगे, अगले साल के लिए रख देंगे, इसी साल खर्च कर देंगे। सर नेक्स्ट ईयर के लिए फंड की खास बात यह है, फंड जिस चीज का होता है वही यूज करा जा सकता है, फंड कहीं और नहीं जा सकता। अगर हमने कहा है फंड फॉर टूर्नामेंट, तो जो इस टूर्नामेंट से बच गए वो अगले टूर्नामेंट में जाएंगे, और यूजुअली उन्हीं टूर्नामेंट या उन्हीं चीजों का फंड बनाया जाता है जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार कराने होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है बैलेंस जो है ये बराबर है एक्सपेंसेस के। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस कितना है, 280, और एक्सपेंस भी कितना हुआ, 280। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही खर्चा कर रहे हैं जितना हमारे पास है, बट प्रॉब्लम इन दोनों से बड़ी है। प्रॉब्लम आएगी तीसरे केस में, जब बैलेंस है वो छोटा हो जाता है एक्सपेंसेस से। पैसे तो बढ़े हैं 2,80,000, पर जब हमने खर्च करे तो पता चला होगा 4 लाख रुपए खर्च। तो अब क्या फंड के पास, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को इस फंड से मीट कर सकें? नहीं सर, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। अब आप याद करिए 12th में आपने रीवैल्यूएशन और बैड डेट पढ़े थे। प्रोविजन कहता है कि मैं 10,000 का प्रोविजन हूं, बट बैड डेट हो गए 18,000 के। तो प्रोविजन कितने बैड डेट उठाएगा, 10 के 18 के? 10 के। तो बचे हुए 8 के बैड डेट्स कौन उठाएगा? वो तो हमारे एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो वो हमारे वो रीवैल्यूएशन उठाता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जितना भी पैसे कम रह गए, अब कितने पैसे कम रह गए हमारे पास, 1,20,000। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो दिस बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर अस टेक्निकली। क्या इतनी बात समझ आ गया? मैं फंड बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। अगर फंड बच जाए तो ये बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही रहेगा। अगर फंड एकदम जीरो हो जाए तो इसकी कोई बात ही नहीं रहेगी, ना ये बैलेंस शीट में जाएगा ना ये कहीं और जाएगा। बट अगर फंड कम पड़ जाए और खर्चा एक्स्ट्रा हो जाए तो आप क्या करोगे, आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। यहां तक की बात सही है? सर किस नाम से आएगा? हाँ जी, किस नाम से आएगा? ये फंड के एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड के एक्सपेंसेस है तो आप लिख देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। प्राइस के एक्सपेंसेस आप लिख देंगे प्राइस एक्सपेंसेस। कोई भी जो फंड होगा उसी के नाम से आ जाएगा। होम तो फिर कम पड़ने पे आते कहाँ से पैसे? हाँ जी, जैसे कम रह गए यहाँ पे 1,20,000, तो ये आएंगे कहाँ से? ये आएंगे वहां से जो बिजनेस की जनरल इनकम होगी ना, वहां से। देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, फंड बनाए जाते हैं सरप्लस से। सरप्लस का एक हिस्सा निकाल के फंड बनाया गया, हाँ जी सर। और हमने फंड बना लिया 2,80,000 का। अब खर्चा हो गया 4 लाख का, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो सरप्लस से निकालेंगे। फिर हम उस साल का सरप्लस डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। जैसे जब कोई बैड डेट उठाने के लिए प्रोविजन कम पड़ जाता है तो रिवैल्यूएशन उठाता है बाकी बैड डेट, फिर लॉस भी हो सकता है रिवैल्यूएशन में उसकी वजह से। ऐसे ही यहां पर होता है। अब आप ये देख लीजिए इसको करेंगे कैसे, क्योंकि आपको करना नहीं है तो आप सिर्फ इसको फटाफट देख लीजिएगा।
जैसे मान लीजिए यहां पर है मैच फंड, ये बैलेंस शीट में आएंगे लायबिलिटी के हेड में। अब मैच फंड में आपके पास रखे हैं लेटेस्ट से 20 लाख रुपए, तो आपने क्या करा, यहां पर ऐड कर दी डोनेशन फॉर मैच फंड, जो आपको इस साल डोनेशन मिली है। डोनेशन मिली है आपको 5 लाख रुपए की। फिर आपने कहा जो भी हमें मैच से इनकम होने वाली है, इनकम फ्रॉम मैच, तो बता रहे थे इस साल इनकम कितनी हुई मैच से, 1 लाख रुपए की इनकम हुई। तो टोटल ये पैसा कितना बन गया, 26 लाख रुपीस बन गया। अब हमारे सारे खर्चे 26 लाख से ही पूरे करने हैं, तो मान लीजिए मैच के एक्सपेंसेस हुए लेस मैच एक्सपेंसेस, $23 लाख के, तो हमारे पास अभी भी फंड में 3 लाख रुपए पड़े हैं। यहां तक बात सही? यस सर। अब आप ये मानिए अगर ये एक्सपेंसेस 23 लाख की जगह 26 लाख के होते तो फिर क्या होता? सर फिर तो ये शो ही ना होता बैलेंस शीट में। फिर ये नील कर देते। अब देखो बैलेंस शीट में आप उसको खत्म तो करोगे, पुराना फंड तो पड़ा होगा बैलेंस शीट में। सर तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के डेफिसिट के नाम से आते? नहीं, है बैलेंस शीट में यही रहते और ये जीरो हो जाता, फंड की वैल्यू नील हो जाती। ठीक है जी, दोबारा बता दो सर, ये वाली बात नहीं आई समझ। 26 लाख तक का फंड तैयार हो गया। हाँ जी सर। अब मान लो खर्चे भी 26 लाख के ही है। ठीक है सर। अब 26 लाख का फंड है, 26 लाख के खर्चे हैं, तो बाहर अमाउंट क्या बच गया? जीरो हो गया है तो। बस खत्म। नहीं सर ज्यादा है। सर ज्यादा पे तो अभी आऊंगा ना, आपको तो पता है स्क्रिप्ट याद करके आता हूँ, भूल जाता हूँ घर में। अब मान लीजिए खर्चे 26 के नहीं है, 29 के हैं। अब क्या मैं 26 में से 29 माइनस करके 3 लाख नेगेटिव का फंड बना दूं? नहीं 3 लाख फिर इनकम और एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल सही। ये 26 लाख यहां जाएगा और बचा हुआ पैसा कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं इसके नीचे, यहां लिख देंगे हम मैच एक्सपेंसेस। अब मैच एक्सपेंसेस होंगे 29 लाख माइनस 26 लाख, विच विल बी ₹3 लाख। जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खुद उठाएगा अपने खर्चे को उसके बाद। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। एक सेकंड होल्ड पर रुकना जरा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज को देख लीजिएगा। ये तो हुआ मैच फंड की बात। अब कई बार क्या होता है,
बैलेंस शीट के अंदर यहां पर लिखा होता है 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। रुपीज 12 लाख। अब यहां मैच फंड इन्वेस्टमेंट में 12 लाख रुपए का काम हो गया। अब मैच फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कुछ लोग ज्यादा पैसा दे गए अचानक और इतना सारा पैसा जो खर्च नहीं करना था हमें, तो हम क्या करते हैं, हम उस पैसे को ले जाके बैंक में एफडी कर दिया हमने। और अब उस बैंक में अगर एफडी का फायदा क्या होगा, वो एफडी हर साल इंटरेस्ट जनरेट करेगी हमारे लिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से पैसा निकाल लेंगे। खाली पैसा रखने की जगह हमने क्या करा, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी पैसे की। ठीक है जी। अब ये 12 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, क्या इस 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न आएगा? यस सर। सर। अब अगर इस पर रिटर्न आएगा तो ये रिटर्न भी यहीं ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 1,20,000, ये यहीं पर ही ऐड हो जाएगा उसके। ठीक है जी। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास कोई 10% जनरल इन्वेस्टमेंट होती, ₹10 लाख की, अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट में एक ही फर्क है, ये किसी काम के लिए नहीं है, ये जनरली रखी है, इसका पैसा बिजनेस यूज करेगा और इसका पैसा मैच के ऊपर खर्च करा जाएगा। तो ये जो हमारी जनरल इन्वेस्टमेंट है, इस जनरल इन्वेस्टमेंट पे जितना भी हम इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, वो सारा का सारा इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट लेटेस्ट से 1 लाख रुपए। तो आपको ये फर्क समझ आ गया, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहां जाता है, वहीं बैलेंस शीट में, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये वाली बात ओके? यस सर। चलिए अब मैं बात करता हूं फंड फॉर एसेट की। फंड्स फॉर एसेट जो होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। अरे बेटा ध्रुव, यस सर। अनम्यूट हो गया था भाई तुम। सो नाउ वी हैव ए बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का मतलब ये पैसा हमें मिला और इस पैसे का इस्तेमाल कहां करा जाएगा, बिल्डिंग बनाने में करा जाएगा। अब यहां पर होता है कैपिटल फंड। जैसे हमारे यहाँ कैपिटल होती है वैसे यहां पर कैपिटल फंड होता है। यहां पर हमारे पास है, 2-3 लाइन छोड़ के यहां लिख देता हूं मैं, बिल्डिंग फंड। मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग फंड है 50 लाख रुपए, और इस बिल्डिंग फंड में हमें कुछ डोनेशन भी मिल गई, तो डोनेशन को हम इस 50 लाख में ऐड कर देंगे, लेटेस्ट से 10 लाख रुपए। डोनेशन ऐड करने के बाद हमारे पास 8% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी है, 50 लाख रुपए की। तो इस 50 लाख का 8% इंटरेस्ट भी आएगा यहाँ पर। 50 लाख का 8% कितना होता है भाई, 4 लाख रुपए। तो टोटल कितना बन गया ये, 64 लाख। अब बिल्डिंग फंड और मैच फंड में एक बेसिक फर्क है, और वो ये है जो मैं यहां लिखने वाला हूं। यहां पर बिल्डिंग
या फिर एक्सपेंसेस लिख देता हूँ मैं सीधा, इतनी जगह नहीं खर्च करके मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए 64 लाख में से 30 लाख की हमने बिल्डिंग तैयार कर ली, तो अगर हमने 64 में से 30 लाख की बिल्डिंग तैयार कर ली तो टेक्निकली हमारे पास फंड में पैसे कितने बचे? 34। यहां तक की बात ओके है। अब ये जो रेड कलर से लिखा है इसे बड़े ध्यान से देखना। क्या मैं कह सकता हूं जितने की बिल्डिंग हमारी तैयार हो गई ये बिल्डिंग मेरे लिए एक एसेट भी है, यस सर। यस या बिल्डिंग बनने के बाद ही एसेट बनेगी? सर एसेट तो है ही। आधी बनी हो चाहे कितनी बनी हो एसेट तो है ही। तो हम यहां लिखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। पिछली बार हमने कोई एक्सपेंस होने पे एसेट नहीं बनाया, क्योंकि जब हमने मैच फंड की बात करी तो मैच फंड में क्या हुआ, मैच का पैसा आया, मैच का पैसा खर्च हुआ, बात खत्म, कोई एसेट बना ही नहीं। बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे से खुद एक एसेट तैयार हो रहा है। तो ये 30 लाख रुपए यहां भी आ गए। अब जैसे ही एसेट तैयार हुआ बिजनेस को बेनिफिट हुआ तो वो 30 लाख रुपए यहां भी आ गए। एड बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 30 लाख। तो यहां पर हमारा जो एक्सपेंसेस का फंड है और जो एसेट का फंड है वो बदल जाता है। एक्सपेंसेस का फंड खर्चा करवाता है, बात खत्म। एसेट का फंड एक एसेट भी बनाता है और वही सेम अमाउंट दोबारा जाके कैपिटल फंड में भी जुड़ जाता है। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहीं से माइनस हुआ और यहीं प्लस हो गया, ये दोनों चीजें घट गई आपस में और बिल्डिंग एक एसेट बन गया, तैयार हो गया हमारे लिए। तो दिस इज हाउ एक्सपेंसेस के फंड और एसेट के फंड में फर्क होता है। यहां तक की बात ओके हमारे साथ? यस सर। यस सर। अब हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, एक सब्सक्रिप्शन और एक कंज्यूमेबल आइटम्स। तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक इनकम का काम करता है, वेरी बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट इनकम फॉर एनपीओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब्सक्रिप्शन का फर्क क्या है, सब्सक्रिप्शन के केस में ना कई बार पैसा लेट भी आता है और कई बार पैसा टाइम पे भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन समझाने से पहले आपको उसके बेसिक मतलब बताता हूं। क्या कभी आपने देखा है टीवी चैनल बाय करते हुए? क्या हम टीवी चैनल बाय कर सकते हैं? नहीं सर। क्या करते हैं उसको? उसकी थोड़े सब्सक्रिप्शन टाइम के लिए पेमेंट ही करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन उस चीज के लिए ली जा सकती है जो चीज हमारी एक्सक्लूसिव राइट में नहीं आती। उस सर्विस के लिए, उस सामान के लिए हम यूज करते हैं वर्ड सब्सक्रिप्शन। डेटा से हमने कहा टाटा स्काई पे एक नया चैनल आया है और वो अच्छा चैनल है, तो हम चाहते हैं कि हम उस चैनल को देखें, तो हम उस चैनल को क्या करेंगे, हम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां तक सही है? हम वो चैनल खरीद नहीं सकते, हम वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उस चैनल की सर्विसेज या उस चीज की सर्विसेज हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगे। नहीं मिले। तो जब तक पैसा दोगे सर्विस मिलती रहेगी, पैसा खत्म सर्विस खत्म, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो लोग क्या करते हैं, लोग सब्सक्राइब करवा लेते हैं सर्विसेज के लिए। तो सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक इनकम है और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक साल है। अब यहां पर ना बड़े ध्यान से समझना, मैं 3 अलग अलग कलर यूज करूंगा। अब ये कितने साल हो गए?
वेरी गुड। अब इन 3 सालों में से जो पहला ईयर है उसे हम कहते हैं करंट ईयर। तो इसी लॉजिक से ब्लू वाला ईयर हुआ हमारे लिए प्रीवियस ईयर और ब्लैक वाला ईयर हुआ हमारे लिए नेक्स्ट ईयर। यहां तक सही? हम अकाउंट्स करंट ईयर के बना रहे हैं। तो करंट ईयर में वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख रुपए रिसीव हो गए। 2 लाख रुपए रिसीव हो गए। क्या हमने कहीं पर ये बात कही कि 2 लाख रुपए इस साल के लिए रिसीव हुए या 2 लाख रुपए इस साल में रिसीव हुए? इस साल में रिसीव हुआ। ये 2 लाख रुपए इस साल में रिसीव हुए, इस साल के लिए नहीं। अब हमें पता चला इस 2 लाख में से एडवांस मिला हुआ हमें, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 40,000 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस साल के लिए कितने पैसे रिसीव हुए? तो 1,60,000 ये 160 कैसे आया, 160 कैसे आया? एडवांस माइनस कर माइनस क्योंकि एडवांस हमारा इस साल की तो इनकम ही नहीं है, एडवांस तो टेक्निकली नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कोई मुझे करंट ईयर में पैसे दे दे, किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए दे दे। तो हम क्या करेंगे, जितने पैसे टोटल आए उसमें से नेक्स्ट ईयर वाले हटा देंगे। अब इसी सेम लॉजिक को मैं पिछले साल में लेके जाता हूं। क्या कोई पिछले साल के पैसे भी इस साल दे सकता है? यस सर। अगर कोई पिछले साल के पैसे इस साल देगा तो मैं उसे इस साल की इनकम मानूं, पिछले साल की इनकम मानूं? पिछले साल की। क्योंकि पिछले साल तो वो इनकम आ चुकी होगी हमारे पास। तो हमें पता चला जी इस 2 लाख में से रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 15,000 रुपए। यहां तक सही है? अब यस सर। अब आप मुझे ये बताओ करंट ईयर के लिए कितने पैसे रिसीव हुए? 1,45,000। ये आपने कैसे निकाला 1,45,000? एडवांस और प्रीवियस को माइनस करके। एडवांस और प्रीवियस को माइनस करके। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए मिले थे, इस 2 लाख में से हमने पहले 40,000 हटा दिए और फिर हमने 15,000 हटा दिए। यही करा हमने। बचा कितना यहां पर? 1,45,000। यस सर। चलिए अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस साल अगले साल के लिए पैसे लूज दें? सर अगले साल के पैसे इस साल? हाँ सर। अरे आप भी आए हो सर? यस सर। सर अगर ज्यादा पैसा होगा तो भेज देंगे। अरे सर स्वयं सर आपसे ज्यादा कौन जानता ज्यादा पैसा? ये वो इंसान है जिसने जनवरी फरवरी के महीने में 4-5 महीने की फीस एडवांस भेज दी। मैंने कहा इतने तो महीने नहीं बचे पढ़ने के लिए जितने महीने की इसने फीस भेज दी। तो सवाल ये है, पैसा बोलता है। पैसा तो बोलता ही है जी, बहुत पैसा बोलता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है हम अगले साल के पैसे अभी दे दें? यस सर। क्या इस क्वेश्चन में कहीं अगले साल के पैसे इस साल दिए जा रहे हैं? ₹40,000। हाँ जी, बहुत बढ़िया स्तुति। ये 40,000 रुपीज वो पैसे हैं जो जाने हैं कौन से ईयर के? नेक्स्ट ईयर के, बट पे कब करे जा रहे हैं? करंट ईयर में। तो क्या ऐसे ही हमने प्रीवियस ईयर में पे कर दिया होगा करंट ईयर के लिए?
सर नहीं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के ही हम इस साल दे रहे हैं तो चलिए सर एक बात आओ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब हम पिछले साल के पैसे इस साल दे रहे हैं तो फिर पिछला एडवांस कैसे दिया होगा हमने, है ना भाई? हम्म, एक बात आओ ध्रुव, क्या ट्यूशन में एक ही बच्चा पढ़ता है, एक से ज्यादा पढ़ते हैं? एक से ज्यादा। हो सकता है किसी के पिछले साल के पैसे रह गए हों, हम्म, और हो सकता है किसी ने एडवांस पकड़ा दिया हो। हाँ, तो क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बोल सकते हैं। ठीक। क्योंकि बिजनेस जो है ना वो बहुत सारे लोगों से डील करता है, बहुत तरह के लोगों से डील करता है। कुछ लोग टाइम पे काम करते हैं, कुछ जल्दी काम करते हैं और कुछ लेट काम करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हमें पता चला पेड ₹26,000 फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर। क्या आप कलर से लिंक कर पा रहे हैं ईयर को? यस सर। तो ये 26,000 रुपए कब पे करे गए? करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर। तो क्या ये प्रीवियस ईयर में जो पैसे पे करे गए हैं ये 2 लाख के अंदर इंक्लूडेड होंगे? यस। नहीं सर। हट, नहीं नहीं सर उसे ऐड भी तो करेंगे। सर मैंने पूछा क्या ये 2 लाख में इंक्लूडेड होंगे? नहीं, या 2 लाख हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। बट ये 2 लाख तो मुझे इस साल में मिले हैं, इस साल के लिए नहीं, इस साल में मिले हैं। तो क्या मैं कह दूं, अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरी करंट ईयर में इनकम कितनी है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, तो 1,45,000 तो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में मिल गई, और 26,000 करंट ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में मिल गई। तो करंट ईयर की इनकम बनी कितनी, 145, 26 या 145 प्लस 26? प्लस करके। 170। क्या ये बात सही है? अगर किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इससे अगला स्टेप इससे एक कदम और आगे जाएगा। हैंड रेस का ऑप्शन है आपके पास। डन। तो अगर कोई, हाँ जी, क्लियर है सर। अगर कोई पूछे इनकम, और कौन सी इनकम? सब्सक्रिप्शन की इनकम फॉर करंट ईयर कितनी है, तो मैं कहूंगा जी पिछले साल जो पैसे मिले थे 26,000 रुपए इस साल के लिए, वो इस साल की इनकम है। क्या ये सही है? यस सर। यस सर। और इस साल जो पैसे मिले हैं इस साल के लिए वो कितने हैं, 2 लाख या 145? 145। 145। वो भी हमारी इनकम है इस साल की। तो आप देखो इनकम फॉर करंट ईयर 3 बार में आ सकती है, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। भाई पैसा या तो अपने टाइम पे आएगा, या तो पैसा एडवांस आएगा, या तो पैसा लेट आएगा, और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? आए भाई। पैसा मर गया। वाह भाई वाह, इतने खराब लोग हैं, इन्हें पैसा मर गया जल्दी समझ आया। 4 ही ऑप्शन है भाई, देखो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो पैसे को टाइम पे लो, या तो पहले लो, या तो लेट लो। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कितना ऐसा पैसा है जो एडवांस में आया हुआ है? 26,000। 26। बहुत बढ़िया। कितना ऐसा पैसा है जो टाइम पे आया हुआ है? 145। 145। अब क्या ऐसा पैसा भी हो सकता है जो इस साल मिले ही ना? यस सर। जब
पिछले साल के 15,000 रुपए करंट ईयर में आए, वैसे ही क्या हमारे करंट ईयर के कुछ पैसे नेक्स्ट ईयर में भी जा सकते हैं? यस सर। क्या मैं कह सकता हूं वो पैसे हमारे साल के एंड में एरियर्स में खड़े नजर आएंगे? एरियर्स एट एंड एक्रूड इनकम बन जाएगी हमारी, है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या ये सही है? Yes, sir. यस सर। तो अब मान लो हमारी एक्रूड इनकम है 16,000 रुपए, तो हमारे को नेक्स्ट ईयर में कितने पैसे मिल जाने चाहिए? 16। तो हमारी टोटल इनकम कितनी बनी करंट ईयर की? सबका एडिशन। अरे वाह भाई वाह, शाबाश। कितना होता है यही तो पूछ रहा हूँ यार। 287. अरे यार समर्थ, 187. तू लाख रुपए ऐसे बढ़ा रहे हो चीज ही ना। क्या ये सही है? यस सर। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे चित्रहार बनाते रहे बार बार जिससे आप इसे निकाल सके। इसको निकालने का एक आसान तरीका भी है, आप वो वाला फॉलो करिएगा, आपका एमसीक्यू हमेशा सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं देगा आप। इस अकाउंट को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए, हम जो अकाउंट बनाने वाले हैं उसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। साल की शुरुआत में जो पैसा आउटस्टैंडिंग था, अगर साल की शुरुआत का आउटस्टैंडिंग डेबिट में आता है तो साल के एंड का आउटस्टैंडिंग कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट। बहुत बढ़िया, यहां तक सही है। आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड। एडवांस एट एंड और एडवांस इन बिगिनिंग। इसके बाद यहां पर आ जाएंगे बैड डेट्स। ये कौन सा पैसा होगा? जो आया ही नहीं। जो डूब गया। और यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये सब करने के बाद अकाउंट बंद हो जाता है, और ये सब बंद होने के बाद यहां पर एक वैल्यू निकल के आती है जिसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे लिए एक बैलेंसिंग फिगर का काम करती है। 99% क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। Outstanding in the beginning is an asset for opening balance sheet. साल की शुरुआत में बैलेंस शीट बनेगी, उसमें एसेट की तरह दिखाई दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज अगेन एन एसेट, बट ये किस में आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। एडवांस एट द एंड, एडवांस इज ए लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और एडवांस इन द बिगिनिंग इज अगेन ए लायबिलिटी विच इज ओपनिंग बैलेंस शीट। बैड डेट चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के
डेबिट साइड पे बैंक का पैसा आया होता है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट से, ये वो पैसा है जो आया है। तो बैंक के अंदर कौन सा पैसा आता है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, वो पैसा जो हमने एक्चुअली में रिसीव करा है वो यहां आता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर करंट ईयर, जितनी करंट ईयर में आनी चाहिए थी सब्सक्रिप्शन वो ये रही, और जितनी एक्चुअली में रिसीव हुई है वो पैसा ये रहा। तो आपसे पूछा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी सब्सक्रिप्शन आएगी, ये सबसे कॉमन एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यू है। तो आप ये अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट के अंदर जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, ये वो इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है, ये वो सब्सक्रिप्शन है जिसको हम टोटल कहते हैं। जैसे आपको वो याद है सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देते थे, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके एक अमाउंट बाहर आया, वो अमाउंट क्या है? Salary received. सैलरी रिसीव्ड, करंट ईयर के जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस होने चाहिए थे। हाँ वो हमारे करंट ईयर के वो सैलरी है जो हमें पे करनी थी। टोटल सैलरी जो हमें पे करनी है वो है सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो इसी तरीके से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वो पैसा है जो एक्चुअली में इस साल की इनकम बनना चाहिए था। आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, बट टोटल इनकम बनती कितनी। जैसे इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से पैसे लिखने चाहिए? 26,000, 145, 16 या 187? 187। तो इस साल हम यहां पर लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 187। ये वो पैसे हैं जो आने चाहिए थे। सही है जी। और इस अमाउंट को निकालने का एक तरीका और भी है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है इसको निकालने का एक तरीका और भी है, बड़ा आसान तरीका है निकालने का। नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन। नंबर ऑफ मेंबर इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब कितने मेंबर हैं और एक मेंबर कितने पैसे पे कर रहा है। दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ मेंबर इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन। क्या इससे भी पता लगाया जा सकता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी ड्यू होनी चाहिए थी? जैसे हमारे पास 500 मेंबर हैं और हर मेंबर 10,000 रुपए पे करता है, तो इसके हिसाब से हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन बननी कितनी चाहिए? जी 50 लाख की कमाई होनी चाहिए इंसान की, मतलब एनजीओ की। क्या ये सही है? यस सर। तो इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। ऑल्दो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, मतलब अभी, फिर मैं भूल जाऊंगा। आप सभी लोगों को स्कूल याद है या भूल गए? सर याद है। याद है, अभी तो नहीं भूलना चाहिए, बहुत ताज़ा यादें हैं अभी तो आपकी। और कुछ के तो पैर अभी स्कूल से बाहर निकले नहीं होंगे पूरे तरीके से।
अब मेरा सवाल है, स्कूल में डस्टर, मार्कर, ये एसेट है या नहीं है, या ये एक्सपेंस है? Expense. एक्सपेंस। ये डस्टर, मार्कर जैसी चीजें मंगा के रखी जाती होंगी या खत्म होने में मंगाई जाती होंगी? खत्म होने सर में। मंगा के रखी जाती होंगी। अब ऐसा थोड़ी होगा बेटा कि मार्कर खत्म हो गया तो क्लास कैंसिल, टीचर गया बाजार मार्केट में मार्कर खरीद के लेकर आया अगली क्लास के लिए। स्कूल मंगा के रखता है इनको, और ये बल्क में मंगाई जाती होंगी या छोटी छोटी क्वांटिटी में मंगाई जाती होंगी? सर बल्क। क्योंकि स्कूल को तो बहुत जरूरत पड़ती है इन चीजों की। पेपर का रिम हो, प्रिंटर की कार्ट्रिज हो, ये तो ऐसी चीजें हैं जो स्कूल में लगती रहती होंगी। अब सवाल ये है कि हमने मार्कर खरीदे, खर्च हो गए, मार्कर खत्म हो गए, फिर हमने फेंक दिए, फिर नए खरीदे, फिर खर्च हो गए, ये साइकिल चलता रहेगा। बट जब इस साल की 31 मार्च आई होगी 31 मार्च 23 को हमारे पास कुछ अनयूज्ड स्टेशनरी भी तो होगी जो हम खरीद चुके होंगे बट हमने यूज नहीं करी होगी अभी। तो क्या मैं कह सकता हूं ये अनयूज स्टेशनरी हमारे लिए एसेट का काम कर रही है 31 मार्च को, या ये भी एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो होगा। ये एसेट है क्योंकि ये अनयूज स्टेशनरी अगले साल यूज हो जाएगी जाकर, तो करंट ईयर में तो ये एसेट है। ऐसे एसेट को हम कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम। ये वो आइटम है जो है एसेट, बट ये हमने एसेट की तरह खरीदे नहीं थे, ये हमने इस्तेमाल करने के लिए खरीदे थे, बट 31 मार्च बीच में आ गई तो ये पड़े हुए हैं। तो ये जो बचे हुए पड़े हैं इनको हम कहते हैं कि हमारे एसेट है। ये करंट एसेट होंगे, नॉन करंट एसेट होंगे? करेक्ट एसेट, ये करंट एसेट क्यों होंगे समर्थ? क्योंकि यूज हो जाएंगे अगले साल। ये यूज हो जाएंगे अगले साल, तो ये करंट एसेट है मेरे लिए। यहां तक की बात सही है? यस सर। अब मैं एक लास्ट डायग्राम बनाऊंगा, इसके बाद कंज्यूमर आइटम हो जाएगा बड़े आराम से पूरा। आप मान लीजिए यह एक साल है और इस साल की शुरुआत हुई होगी 1 अप्रैल 22 से और खत्म हुआ साल 31 मार्च 23 पे। यहां तक सही? और मैं बात करता हूं स्टेशनरी की ही बात कर लेते हैं, चलिए। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी होगा और हमने स्टेशनरी परचेज भी करी होगी, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर? क्या ये मार्कर वार्कर खराब होके बिक जाते होंगे, नहीं बिकते होंगे? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। अब मान लो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पर क्रिकेट बैट्स पड़े हैं, रैकेट्स पड़े हैं, क्या ये खराब होने पे बिक जाते होंगे? ये भी नहीं बिकते होंगे? बिक जाते होंगे। क्या ये हमारे लिए एसेट है या नहीं है? है सर। तो अब लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो खरीदे उसकी वजह से बढ़ गए, जो बेचे उसकी वजह से कम हो गए। लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया हमारे पास वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। और ये सब किसके बराबर हो जाएगा?
स्टेशनरी कंज्यूम्ड के बराबर होता है कि हमने इस साल इतने की स्टेशनरी कंज्यूम करी। जैसे मान लो हमारे पास 20,000 की स्टेशनरी पिछले साल से बची हुई थी, हमने 1 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी, बिकी तो कुछ है ही नहीं, और हमारे पास अभी भी 26,000 की स्टेशनरी पड़ी हुई है। तो टेक्निकली हमने कितनी स्टेशनरी यूज कर ली इस साल? 94। 94. क्या ये बात सही है? हमने खरीदी 1 लाख की है, बट 1 लाख खर्चा नहीं है, क्योंकि 1 लाख में से 6,000 की स्टेशनरी तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है अभी हमारे पास, 26,000 की स्टेशनरी। तो हमारा जो एक्सपेंस है, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे कि हमारा इस साल का खर्चा है, तो हमारा इस साल का खर्चा टेक्निकली स्टेशनरी कंज्यूम 94 है, ना कि 1 लाख। क्या इतनी बात ओके है? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक एक एसेट में चला जाएगा और Yes, क्लोजिंग स्टॉक भी एक एसेट में चला जाएगा? ये एसेट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, ये एसेट बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का। परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बैलेंस शीट में नहीं जा सकते। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज जो थोड़ी सी ट्विस्टेड एंड टर्न्ड है, वो देख लीजिए आप, फिर आप बड़े आराम से कर पाएंगे इसके बाद बचा हुआ पार्ट। ये जो परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हो सकता है। इसका पहला पार्ट होगा ओपनिंग एडवांस। हो सकता है जो सामान हमने अभी खरीदा, हमने इसके पैसे एडवांस में ही दे दिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. यस सर। शाबाश। क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि इसके पैसे हमने इसी साल दिए हों? yes sir. सर ठीक है जी। और क्या इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि इसके पैसे मैं अगले साल दूं? सारे के नहीं, थोड़े से के, यस सर। क्योंकि जरूरी थोड़ी सारा हिसाब अभी सेटल हुआ हो। तो इसे कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर। सही है। अब अगला सवाल ये है, पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इस साल पैसे दिए, इस साल पैसे देना और इस साल के लिए पैसे देना एक ही बात है, अलग बात है? अलग बात। अलग बात है। शाबाश। अलग बात है तो फिर इसके भी सब पार्ट है। हो सकता है हमने इस साल पैसे दिए हो पिछले साल के, वो होंगे किसके नाम से? ओपनिंग क्रेडिटर। पिछले साल पैसा देना था, दे नहीं पाया, तो बन गया ओपनिंग क्रेडिटर। हो सकता है इस साल हमने पैसे दिए हो अगले साल के, क्लोजिंग एडवांस। और हो सकता है इस साल हमने पैसे दिए हो इसी साल के, पेड ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर करंट ईयर। क्या ये सही है? यस सर। अब यहां पर 3 पार्ट है, ए, बी और सी। जो हम लिख रहे हैं ना, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हमसे कोई पूछेगा बताओ इस साल हमने कितने पैसे का सामान खरीदा, तो हम कह देंगे जी ओपनिंग एडवांस, वो सामान जिसके पैसे हमने पहले दे दिए थे वो। बी, पेड ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर करंट ईयर, वो सामान जिसके पैसे हमने अभी दिए खरीदने के बाद वो।
और सी क्लोजिंग क्रेडिटर, वो सवाल जो अभी खरीद लिया है बट पे इसके पैसे अगले साल करे जाएंगे। तो अगर परचेज दे रखी हो क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो हम तो बड़े आराम से इक्वेशन लगाएंगे और स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकल जाएगा। बट अगर परचेज ना दे रखी हो तो आप इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम की मदद से आप स्टेशनरी कंज्यूम निकाल पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी को यूज करेंगे एक साथ तो परचेज आ जाएगा, और परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सोल्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर को यूज करेंगे तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ जाएगी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। क्या ये बात समझ आई? कुछ कुछ सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ जी? सर ऐसा भी तो होता है कि जो स्टेशनरी अगले साल खरीदेगा उसको पैसा भी दे दो एडवांस में। हाँ सर, बिल्कुल। ये ना क्लोजिंग एडवांस देखो, रेड कलर से सीधा आखिरी में लिखा है। ओके सर। यहां तक की बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आपको कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से। 99% क्वेश्चन इन्हीं से घूम फिर के आते हैं, और जो बचे 1% क्वेश्चन है वो फंड से आते हैं। तो इस चैप्टर में 3 बेसिक पार्ट हैं जिसके अंदर से बनाया जा सकता है, या तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, या तो सब्सक्रिप्शन, या कंज्यूमेबल आइटम। जो आपको आज पीडीएफ शेयर करी है, इस पीडीएफ के अंदर इन तीनों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जिसके अंदर वो कहेगा करंट ईयर का एक्सपेंडिचर निकालो। अरे हाँ, एक आखिरी चीज तो मैं भूल ही गया, सॉरी आपको बताना। ये जो आंसर निकल के आएगा, ये खुद दो तरह का हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। अगर प्लस में आएगा तो ये एक्सपेंस होगा, और माइनस में आएगा तो ये इनकम होगा। एक्सपेंस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में पहुंच जाएगा, इनकम होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में पहुंच जाएगी। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। कई बार इसमें इनकम भी आ जाती है, बट वो बहुत रेयर केसेस में आती है। 50-60 क्वेश्चन में कोई एक आध क्वेश्चन आता है जहां इनकम आ जाती है, अदरवाइज वो एक्सपेंस ही आता है। यहां तक की बात समझ आ गई? सर इनकम आ रही है इसका मतलब क्या हुआ? इनकम आने का मतलब वो, इनकम आने का मतलब हुआ जी जितने का मैंने सामान खरीद के यूज भी कर लिया फिर भी ज्यादा सामान बच गया। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फिर ज्यादा होगा। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा हुआ जब मैंने माल खरीदा था तब वो 50,000 का था, जब वो क्लोजिंग स्टॉक तक आया था तो वो 70,000 की वैल्यू पे आ गया, तो हमने -70 कर लिया, तो 20,000 रुपये तो एक्स्ट्रा नहीं बचाई। हाँ जी मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना होता है। सर, बहुत तरीके होते हैं इसको वैल्यू करने के। एक तरीका मार्केट वैल्यू भी होता है, एक रियलाइजेबल वैल्यू भी होता है, एक बुक वैल्यू भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि उसकी बुक वैल्यू बढ़ा दी जाती है तो इनकम निकल जाती है, बट ये बहुत कम केसेस में होता है। आप मानिए 50-60 क्वेश्चन में एक आध बार ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, बाकी क्वेश्चन में प्लस में ही आता है। क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम एक खर्चा है ना, कि हमने इस साल कितना खर्च करा, इस साल हमने कितने की स्टेशनरी यूज करी, ये प्लस में ही आता है। बट बहुत रेयर केसेस में माइनस में भी आता है। ठीक है जी। भाई आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस सर। Yes, sir.